प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल की सीरीज़ चल रही थी हमारी और भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 11 के लिए एनसीईआरटी बुक का अध्ययन कर रहे थे और लास्ट हमने पार्ट 2 यानी कि भारत का भौतिक पर्यावरण के चैप्टर 3 यानी कि अपवाह तंत्र पर हम चर्चा कर रहे थे। लास्ट चर्चा हमारी अपवाह तंत्र पर हुई थी। एनसीईआरटी की इस पुस्तक में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया गया है उसमें आपको चैप्टर 1 पढ़ना है, जो कि हम इस चैनल के माध्यम से पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है आपका स्थलाकृतिक स्वरूप, जिसमें भारत के पर्वत पठार मैदानों की हम चर्चा करते हैं, वो आपको चैप्टर नहीं पढ़ना। चैप्टर नंबर 3 जो था वो था अपवाह तंत्र से संबंधित, यानी कि उसमें आपने हिमालयी नदियों के बारे में पढ़ा, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ा। ये चैप्टर्स आपके 2021 की वार्षिक परीक्षा में शामिल है। और चैप्टर नंबर 4 जो कि जलवायु संबंधित है, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना। अब हम बात करते हैं अध्याय 5 की। अध्याय 5 की बात हम करते हैं प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं, भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति आज शुरुआत करते हैं। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है प्राकृतिक वनस्पति, इसका महत्व क्या है, इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उसी पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है और उसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा क्या हुई। तो प्राकृतिक वनस्पति का मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक वनस्पति संबंध ये है कि जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप, यानी कि उसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, ना तो वो मानव उसको उगाता है, काट सकता है वो बात अलग है, लेकिन मानव उसे किसी प्रकार से बीज रोपण करके या उसमें किसी प्रकार से जल देकर, पानी पिलाकर, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑटोमेटिक ये प्राकृतिक वातावरण में ही जो वनस्पति स्वयं उगना प्रारंभ करती है, वृद्धि करना प्रारंभ करती है और उसकी विभिन्न प्रजातियां वहाँ पाई जाती है। ठीक है, मिट्टी और जलवायु से कांटेक्ट करती है और धीरे धीरे वह बढ़ती रहती है, विकसित होती रहती है। उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती है। जो हमारा हिमालय पर्वत रीजन है वहाँ पर शीतोष्ण प्रकार की कटिबंधीय वनस्पति प्राप्त होती है। पश्चिमी घाट तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा अधिक होती है और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ये आता है, इसलिए यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वन वे मैंग्रोव तथा राजस्थान की मरुस्थलीय व अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ, कैक्टस और कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। तो हम क्या देखते हैं दोस्तों, भारत एक विविधतापूर्ण देश है। स्थलाकृतिक स्वरूप के आधार पर भी हम देखें, हालांकि हम वो चैप्टर नहीं पढ़ कर आए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में उत्तर की तरफ हिमालय पर्वत है, उत्तर के दक्षिण में नदियों के द्वारा विकसित मैदान है जिसे हम उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। उसके दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है जहां आप खनिजों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, दक्षिण का पठार के बारे में पढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है जो मरुस्थलीय क्षेत्र है पूरा का पूरा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में स्थलाकृतिक विविधताएं पाई जाती हैं। तो उसी के परिणाम स्वरूप हम क्या देखते हैं कि हिमालय पर्वत
जहाँ स्थित है, जैसे जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है। ये जो पूरा रीजन है दोस्तों, यहाँ पर हिमालय पर्वतों का हिमालय पर्वत होने के कारण यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इस समय यहाँ पर बर्फ़ पड़ रही है, तापमान बहुत कम हो चुका है सर्दी में, तो यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है और ऑलमोस्ट साल भर यहाँ पर इसी तरह का मौसम रहता है। गर्मी में भी आप देखें तो टेम्परेचर कम बना रहता है। ठीक है, इसलिए सैलानी लोग गर्मी के मौसम में जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इस रीजन में टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है तो छुट्टी व्यतीत करने के लिए या घूमने के पर्पज़ से ये लोग हिमालय रीजन में जाते हैं। तो टेम्परेचर कम होता है तो वनस्पति उस प्रकार की होती है, और सर्दी के समय तो टेम्परेचर और डाउन हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर शीतोष्ण प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार आप देखते हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ पे वर्षा अधिक होती है। इसलिए आप देखें, आपने जलवायु वाला जो कॉन्सेप्ट है, हमारा चैप्टर है, वो नहीं पढ़ा। ठीक है, तो उस चैप्टर को भी मैं लेकर आऊँगा और आपको समय मिले तो आप उसे ज़रूर पढ़ें। इम्पॉर्टेंट है जलवायु यदि आपने समझ लिया। देखिए, भारत की टोपोग्राफी या वर्ल्ड की टोपोग्राफी में 3 इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। सबसे पहले लोकेशन उसकी इम्पोर्टेंट होती है, उसके बाद फिर उसकी फिजियोग्राफी इम्पोर्टेंट होती है, और उसकी फिजियोग्राफी के बाद 2 इम्पोर्टेंट और होती है, वहाँ का ड्रेनेज पैटर्न कैसा है और वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है। यदि ये 4 चीज़ें आपने अच्छे समझ ली, ठीक है, आपको जानकारी प्राप्त हो गई कि यहाँ पर इस प्रकार की क्लाइमेट हो सकती है, यहाँ पर इस प्रकार का रिवर सिस्टम हो सकता है, यहाँ पर इस प्रकार की इनकी फिजियोग्राफी है, इस देश की लोकेशन ऐसी है, तो निश्चित ही आगे जितने भी चैप्टर हम पढ़ते हैं, चाहे वो वेजिटेशन हो, सॉइल हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रीज़ हो, आपके मिनरल्स हो, तो फिर वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं आती है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फिर आप कॉन्सेप्ट क्लियर, इसका मतलब आगे का जितना भी पार्ट होता है वो क्लियर हो जाता है। तो इसलिए ज्योग्राफी में या और भी सब्जेक्ट हम ले सकते हैं, इसमें कहते हैं कि कुछ टॉपिक जो होते हैं, कोर टॉपिक होते हैं, बेसिक टॉपिक होते हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से पश्चिमी घाट तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, क्योंकि जो पूरा क्षेत्र है ये उष्णकटिबंध क्षेत्र में आता है और यहाँ वर्षा अधिक होती है। इसलिए आप देखें, आज के समय में वर्तमान में हम बात करें तो आप देखते हैं कि आपने न्यूज़ भी पढ़ा होगा कि तमिलनाडु की साइड, चेन्नई की साइड चक्रवात आ रहा है, निवार चक्रवात, है ना। तो देखिए, सर्दी के मौसम में भी वर्षा होती है, और ग्रीष्म ऋतु के बाद जब वर्षा ऋतु का सीज़न आता है तब भी वहाँ वर्षा होती है, चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो, पश्चिमी घाट का रीजन हो, तो वहाँ इस प्रकार से वहाँ उस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, डेल्टा क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वन व मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो जहाँ डेल्टा क्षेत्र है हमारा, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ मिलती है, मिलने के बाद जहाँ वो डेल्टा बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, तो यहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो क्षेत्र मरुस्थलीय और अर्धमरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे झाड़ियाँ, कैक्टस, कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। क्योंकि मरुस्थल की खास बात होती है, वहाँ तापमान अधिक रहता है या फिर तापमान बहुत कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में फिर वहाँ जो वनस्पति है वो किस प्रकार से वृद्धि करे, उसके लिए हम ये जानते हैं कि कैक्टस का जो पौधा है ना, वो आकार में छोटा होता है, लेकिन उसकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती है, बहुत लंबी होती है, धरातल से पानी प्राप्त करता है, और पत्तियों पे कांटे लगे होते हैं, जिसके माध्यम से वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो बहुत कम हो, ठीक है, या ना के बराबर हो। तो हर जगह कंडीशंस में हर जगह के पौधे अपने अपने प्रकार से, अपने अपने स्टाइल से, और यूँ कह लीजिए कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनका अपना सेटलमेंट हुआ है। तो जब हम पढ़ेंगे अभी कि कितने प्रकार के वन होते हैं, तो वन बाय वन हम एक एक को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, प्रमुख वनस्पति प्रकार तथा जलवायु परिस्थितियों के आधार पर भारतीय वनों को निम्न प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहले होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन।
सबसे पहले कौन सा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में है। फिर हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। 3 तरह के उष्णकटिबंध, एक उष्णकटिबंध तो वो हो गया जो सदाबहार है, ठीक है, जिसकी जो वेराइटीज़ है या जिसका स्वरूप है वो एवरग्रीन है, सदाबहार है वो। फिर एक पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, डिसिडियस फॉरेस्ट हम इसको कहते हैं, जो अपने पत्तियां गिरा देते हैं, डिसिडियस फॉरेस्ट। फिर पढ़ेंगे कांटेदार वन, फिर पढ़ेंगे पर्वतीय वन, और फिर हम पढ़ेंगे अनूप वन। तो ये जो हमने प्रकार आपको बताए, ये भारत के दक्षिणी छोर यानी तमिलनाडु राज्य से लेकर अंडमान निकोबार रीजन से लेकर और हम पर्वत की तरफ चले तो ये इस तरह से पैटर्न बनाए। सबसे पहले उष्णकटिबंध वन, ठीक है, तो ये कहाँ मिलेंगे, जहाँ वर्षा अधिक होगी। अंडमान निकोबार वाला रीजन है, पश्चिमी घाट वाला रीजन है, पठारी रीजन है, यहाँ वर्षा अधिक। फिर थोड़ा सा और हम उत्तर की तरफ चलें तो पर्णपाती, जहाँ पे वर्षा थोड़ी होती है लेकिन एवरेज रहती है, ज़्यादा वर्षा नहीं होती, तापमान भी जहाँ अधिक रहता है, तो वहाँ डिसिडियस फॉरेस्ट है, पर्णपाती वन वहाँ पर। फिर थोड़े से और ऊपर चले तो कांटेदार वन। अब कांटेदार वन आपको कहाँ मिलेंगे, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलेंगे, तो हम मरुस्थल की तरफ चले गए। फिर हम पढ़ेंगे पर्वतीय वन, तो पर्वतीय वन आपको कहाँ मिल रहे हैं, हिमालय वाली बेल्ट में, ठीक है। और लास्ट में क्या है, वेलांचली या अनूप वन। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि हम भारत के दक्षिणी छोर से और उत्तरी छोर की ओर चल रहे हैं, ठीक है, भारत के दक्षिणी छोर से उत्तरी छोर की ओर चल रहे हैं, तो हमें अलग अलग प्रकार से पैटर्न देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम एक एक पैटर्न को देख लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की क्वालिटी का है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको भी ऐसे पॉइंट वाइज ध्यान रखना है, इनकी वेराइटीज़ के बारे में ध्यान रखना है, जो मैं इंपॉर्टेंट बताते जाता हूँ वो आपको लिख लेना है। चलिए नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार या अर्ध सदाबहार वन की हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ये वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, जो हमारा पश्चिमी घाट है यानी जो हमारा पठारी रीजन है, उसका जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न रीजन है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ी रीजन, जहाँ पे आप मैप में देखें तो नागालैंड, मिज़ोरम, ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, तो ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हो गया। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, दो हमारे भारत के राइट हैंड साइड में बंगाल की खाड़ी मिलेगा, वहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, बहुत विस्तृत लंबाई में फैले हुए हैं, तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो वहाँ पर किस प्रकार के वन आपको देखने को मिलेंगे, वनस्पति देखने को मिलेगी, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्लियर हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट, ये उष्ण और आर्द्र, उष्ण का मतलब क्या होता है, जहाँ पर टेम्परेचर भी अधिक रहता है, और आर्द्र मतलब जहाँ पर वर्षा भी अच्छी होती है, ठीक है। और वर्षा देखिए कितनी होती है, यहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक रहती है, तो वर्षा अधिक होगी, टेम्परेचर मेंटेन होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वहाँ जो वनस्पति होगी वो सदाबहार होगी, एवरग्रीन मतलब एवरग्रीन रहेगी वो वनस्पति आपकी, ठीक है। औसत तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का औसत तापमान रहता है। उष्णकटिबंधीय वन सघन और परतों वाले होते हैं, तो आपको तापमान तक तो रखना ही है, तापमान तक जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लिखनी है आपको। आगे हम बात करें, जहाँ भूमि के नज़दीक झाड़ियाँ और बेलें होती हैं, उनके ऊपर छोटे कद वाले पेड़ और सबसे ऊपर लंबे पेड़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है। इम्पोर्टेंट है कि सदाबहार जो वन होते हैं उनमें वनों की जो लंबाई होती है वो लगभग कितनी हो सकती है, तो 60 मीटर या उससे अधिक। इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग होता है, इसलिए अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, इसलिए वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इनमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं, देखिए इम्पोर्टेंट है, अक्सर प्रश्न पूछ लेता है कि सदाबहार वन में कौन से वनस्पति या कौन सी किस्में शामिल की जाती है या नहीं की जाती। तो इसमें देखिए रोजवुड है, मोहगनी है, एनी है, एबनी है,
ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन सी प्रजाति या कौन कौन सी किस्में, है ना, ये यहाँ पाई जाती है। तो सदाबहार वन में आपको ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर इस प्रकार की स्थान कौन सा हो गया, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि कहाँ पाई जाती है, और फिर उसके बाद कितनी वर्षा होती है, क्या तापमान रहता है, वृक्षों की ऊंचाई कितनी रहती है, ठीक है, और इसमें किसमें कौन कौन सी प्रजाति कौन कौन सी पाई जाती है, वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश की तरफ चले जाएं तो आपको वहाँ पर्वतीय वन देखने को मिलेगा। फिर उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, डॉट आपको बिल्कुल माइनर डॉट से दिखा रखा है या लाइट कलर में है, आपको दिखा रखा है, तो आप राजस्थान गुजरात का जो रीजन है वहाँ देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन होता है उसको। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को ही कंप्लीट कर रहे हैं, उसका सेकंड पार्ट है। अर्ध सदाबहार वन इन्हीं क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार, देखिए अर्ध सदाबहार की बात कर रहे हैं ना, सदाबहार की तो हमारी चर्चा हो गई, अब हम अर्ध सदाबहार बात कर रहे हैं जो एवरग्रीन तो है लेकिन कम है। इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा, यानी यही क्षेत्र हैं लेकिन इन क्षेत्र में जहाँ वर्षा अक्सर कम होती है वहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। तो अर्ध सदाबहार वाले जो वन हैं वो मोस्टली किस रीजन में पाए जाते हैं, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ये वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। इनमें मुख्य वृक्ष प्रजाति साइडर, होलक और केले हैं। अंग्रेज भारत में वनों की आर्थिक महत्ता को समझते थे और इसलिए इन्होंने एक बड़े पैमाने पर दोहन करना शुरू किया। इससे वनों की संरचना भी बदलती चली गई। गढ़वाल और कुमायूं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ उगाए गए। देखिए गढ़वाल और कुमायूं ये रीजन कौन सा है, हिमालय रीजन, ठीक है, कौन सा रीजन है, हिमालय रीजन है। तो हिमालय रीजन में अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसमें ओक के स्थान पर जो चीड़ के वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, वो उगाए गए जो रेल पटरी बिछाने के लिए आवश्यक थे। चाय, कॉफ़ी और रबड़ के बागान लगाने के लिए भी वनों को साफ किया गया। लकड़ी ऊष्मा रोधक होती है, इसलिए अंग्रेजों ने इसका प्रयोग इमारत निर्माण में भी भरपूर मात्रा में किया। इस तरह से संरक्षण को भूलकर वनों का व्यापारिक इस्तेमाल शुरू हुआ। हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की। जो डिसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, उनकी क्वालिटी क्या होती है। भारतवर्ष में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है, ठीक है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। तो इम्पोर्टेंट है कि पहली बात तो ये है कि इन्हें मानसून वन कहा जाता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात होगी कि वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर। जब हम सदाबहार वन की बात कर रहे थे तो वहाँ 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक की वर्षा थी, यहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होगी। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। जो आर्द्र पर्णपाती होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन, अब देखिए ये वन कहाँ मिलते हैं, उत्तरी पूर्वी राज्यों में। यानी कि अभी हम बात करके आए उत्तरी पूर्वी राज्य कौन से हो गए, जहाँ पर नागालैंड है, मिज़ोरम है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश नहीं, असम रीजन है, त्रिपुरा रीजन है, मिज़ोरम है, ठीक है, नागालैंड है, मणिपुर है। इस रीजन में ये वन देखने को मिलते हैं। उसके बाद हिमालय का गिरिपथ रीजन, यानी हिमालय का जो तलहटी रीजन है जहाँ पे हिमालय ख़त्म हो जाते हैं, हिमालय का स्वरूप ख़त्म हो जाता है, वहाँ पर इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। पश्चिमी घाट का पूर्वी हिस्सा, जो हमारा पश्चिमी घाट है उसका पूर्वी हिस्सा जहाँ वर्षा थोड़ी कम होती है, वहाँ पर इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। उड़ीसा राज्य में, अब देखिए यहाँ क्वालिटी कौन कौन सी मिलती है, साल है,
सागवान है, शीशम है, ठीक है। इसके अलावा अन्य आपको देखने को मिला है, महुआ है, आंवला है, सेमल है, कुसुम और चंदन आदि प्रजाति के वृक्ष इन वृक्षों में पाए जाते हैं। तो जो हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है वो मोस्टली आप देखें तो मानसून वन भी नाम कहते हैं। 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का जो क्षेत्र होता है वहाँ ये मिलता है, ठीक है। इसमें आर्द्र पर्णपाती वन भी होते हैं जहाँ पे वर्षा थोड़ी अच्छी होती है, तो वहाँ पे उस प्रकार के वन मिलते हैं। यहाँ पर जो वर्षा का औसत होता है वो 100 से 200 सेंटीमीटर तक हो सकता है। पूर्वी रीजन है, हिमालयी रीजन है, उड़ीसा का रीजन है, तो यहाँ पर इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। क्वालिटीज़ या इसकी जो प्रजाति है वो देखने को मिलती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें शुष्क पर्णपाती वन की, कि शुष्क पर्णपाती वन कैसे होते हैं। यहाँ पर वर्षा का जो औसत है वो कम हो जाएगा। तो एक बार तो हमने पढ़ लिया आर्द्र पर्णपाती, है ना, हमने पढ़ा था, आपने नोट किया होगा, जल की उपलब्धता के आधार पर हमने इन वनों को दो भागों में बांट दिया। एक होता है आर्द्र पर्णपाती, एक होता है शुष्क पर्णपाती। तो आर्द्र पर्णपाती को हमने पढ़ा जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है, ठीक है। और अब हम पढ़ रहे हैं शुष्क पर्णपाती, यानी यहाँ वर्षा का जो औसत है वो 70 से 100 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया आपको। पहले था 70 से 200 सेंटीमीटर तक जहाँ वर्षा होती है, ठीक है। टोटल हम ये मान रहे हैं कि जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में आते हैं। फिर हमने इसको दो कैटेगरी डिफाइन कर दी, एक हो गया आर्द्र पर्णपाती, एक हो गया शुष्क पर्णपाती। तो जो आर्द्र पर्णपाती है उसमें वर्षा का औसत 100 टू 200 सेंटीमीटर हो गया, और वो कौन कौन से रीजन हो गए मैं वो अपन ने बात कर ली। फिर हम बात करते हैं शुष्क पर्णपाती। यहाँ जो वर्षा का औसत है वो 70 टू 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो गई। क्लियर। देखिए यहाँ वर्षा का औसत 70 से 100 सेंटीमीटर रहती है। आर्द्र क्षेत्रों की ओर ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर ये कांटेदार वनों में मिलते हैं। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत के मैदानों में ये वन पार्कनुमा भूदृश्य बनाते हैं, कि जहाँ पर एक ऐसा रीजन बन जाता है कि यहाँ कांटेदार प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार वाला जो रीजन है, मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पे इस प्रकार की हमें वनस्पति देखने को मिलती है। जहाँ सागवान और अन्य पेड़ों के बीच हरी भरी घास होती है, शुष्क ऋतु होते ही इन पेड़ों के जो पत्ते होते झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में अब देखिए कौन कौन सा है, कौन कौन सी वैरायटीज़ यहाँ पाई जाती है। तो इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खेर और एक्सलवुड इत्यादि हैं। राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा और अत्यधिक पशुचारण के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत विरल पाई जाती, ठीक है। तो दो प्रकार के वन हमने पढ़ लिए हैं। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को हमने पढ़ लिया है। अब हम तीसरे वन की तरफ आते हैं, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। अब देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन आपको कहाँ देखने को मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से भी कम हो जाता है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय वन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जहाँ वर्षा का जो औसत होता है 50 सेंटीमीटर से भी कम पाया जाता है। इन वनों में कई प्रकार के घास और झाड़ियाँ शामिल हैं। इसमें दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि पहली बात तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, कौन से रीजन में देखने को मिलेंगे। उससे पूर्व यहाँ वर्षा का औसत कितना रहता है, 50 सेंटीमीटर या उससे कम। फिर ये कहाँ देखने को मिलता है, तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये आप लिख लें, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णहरित रहते हैं और झाड़ियाँ जैसे लगते हैं। इनमें पाए जाने वाली प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं, ठीक है, बबूल है, बेर है, खजूर है, खेर है, नीम है, खेजड़ी है, पलास है इत्यादि। इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छे जैसी घासें उगना शुरू हो जाती है। और इनका जो क्षेत्र रहता है वो आपको इम्पोर्टेंट है और किसमें इम्पोर्टेंट है। क्लियर हो गया।
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्वतीय वनों की। ठीक है, पर्वतीय वनों की बात करें कि पर्वतीय कौन कौन से रीजन में पर्वतीय वन को हमें देखने को मिलता है, उसकी बात करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि शुरू होने से पहले कि जो पर्वतीय वन है, पर्वतीय वन उन क्षेत्रों में मिलता है जहाँ पर तापमान घटने के साथ साथ वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो चेंज हो जाती है। तो हम ये देखते हैं कि हम उष्णकटिबंधीय वनों की हमने चर्चा की सबसे पहले। ठीक है, तो वहाँ तापमान अधिक है और वर्षा भी अधिक है। फिर जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं, हम ऑलमोस्ट मध्यवर्ती भाग में आते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश वाले रीजन में आते हैं, तो यहाँ तापमान अधिक हो जाता है, वर्षा थोड़ी अपेक्षा थोड़ी कम होना शुरू होती है। फिर जैसे जैसे हम थोड़ा उत्तर की ओर बढ़ते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते हैं, तो वहाँ हमें देखने को मिलता है कि ऊंचाई अधिक हो जाती है, तापमान कम हो जाता है, वर्षा भी अधिक हो जाती है। लेकिन वर्षा जो होती है वो प्राय फिर उसका जो जल होता है वो बहकर वापस मैदानी क्षेत्रों में आ जाता है। तो तापमान के डिफरेंसेस से भी, जलवायु के डिफरेंसेस से भी वनस्पति का जो प्रभाव देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर भी दो प्रकार से वनों को बांटा गया है, दो भाग इसके बता दिए गए हैं। एक है उत्तरी पर्वतीय वन, एक है दक्षिणी पर्वतीय वन। आप ध्यान रखें, जब हम पढ़ रहे थे पर्णपाती वन तो वहाँ पर भी हमने दो प्रकार के वनों में उसको विभाजित किया, एक आर्द्र पर्णपाती वन, एक शुष्क पर्णपाती वन। तो ठीक यहाँ पर भी हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक हो गया आपके उत्तरी पर्वतीय वन, दूसरा हो गया आपका दक्षिणी पर्वतीय वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से टुंड्रा में पाए जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। तो ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से अब धीरे धीरे वो किस में चेंज हो रही है, वो चेंज हो रही है अब धीरे धीरे टुंड्रा में, यानी कि यहाँ बर्फ़ रहती है, बर्फ़ का विशाल क्षेत्र में यहाँ बनना शुरू होता है, तो वहाँ पर उस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। हिमालय की गिरिपथ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अभी हम चर्चा करके आए थे कि जो जहाँ हिमालय पर्वत का एंड हो जाता है वहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अभी जस्ट इसके पहले वाले में यानी कांटेदार वनों से पहले जब हम पढ़ रहे थे आर्द्र पर्णपाती, तो वहाँ पर हमारी इसकी चर्चा हुई थी। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध प्रकार के वन मिलते हैं। ठीक है, तो आप ये भी लिखें कि लगभग 1000 से 2000 जो मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं उत्तर की तरफ चल रहे हैं, है ना, यानी हिमालय की तरफ चल रहे हैं। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं तो हमें अलग अलग कैटेगरी मिलती है। तो 1000 से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध देखने को मिलते हैं। यानी आर्द्र मतलब जिसमें मॉइस्चर है, मॉइस्चर हो। ठीक है, आर्द्र यानी मॉइस्चर हो, और शीतोष्ण है, शीत प्लस उष्ण दोनों कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो वहाँ पे इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें उत्तरी पूर्वी भारत में उच्चतर पहाड़ी श्रृंखला और पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल में पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्तों वाले ओक व चेस्टनट जैसे सदाबहार वन आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें कि इस क्षेत्र में 1500 से लेकर 1750 मीटर की ऊंचाई में व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं, जिनका व्यापारिक महत्व होता है, जिनको बेचने से हमें आमदनी प्राप्त होती है। तो ये आपको कितने ऊंचाई पे देखने को मिलेंगे, 1500 से लेकर 1750 मीटर की ऊंचाई में देखने को मिलते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, देवदार की लकड़ी अधिक मजबूत होती है और निर्माण कार्य में प्रयुक्त होती है। जो हम फर्नीचर वगैरह बनाते हैं वो मोस्टली सागवान का, देवदार की जो वृक्ष होते हैं हम इनका प्रयोग में लेते हैं। इसी तरह चिनार और वालन जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद ब्लू पाइन, स्प्रूस, ये 2225 से लेकर 3048 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जिस जिस तरह से हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो इनकी जो ऊंचाई के आधार पर जो कैटेगरी है वनों की वो चेंज होती जाती है। तो ये आप पॉइंट वाइज आप लिखेंगे इसको। इस ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगना प्रारंभ हो जाती है। इससे अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वन और चरागाह पाए जाते हैं। यानी इससे अधिक ऊंचाई पर जाएं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पे वनों का जो प्रकार होता है वो अल्पाइन के रूप में आ जाता है, और
चरागाह का जो क्षेत्र होता है जहाँ हिमालय क्षेत्र में जो जनजाति निवास करती है वो अपने पशुओं को चराने के लिए चरागाह का विकास करती है या उस क्षेत्र में डेवलप हो जाता है। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर हमें अन्य प्रकार के वन जैसे सिल्वर फर, जूनियर फर, पाइन, बर्च आदि वृक्ष देखने को मिलते हैं। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गड्डी और भूटिया इन चरागाहों का पशुचारण के लिए भरपूर प्रयोग करते हैं। तो जो ऋतु प्रवास करते हैं, जो शीत ऋतु में वापस नीचे वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं और ग्रीष्म ऋतु जब प्रारंभ होती है तो पुनः वापस चराने के लिए अपने पशुओं को ले जाते हैं। तो उनमें मुख्य रूप से वहाँ जो रहने वाली जो जनजाति है वो गुज्जर्स है, बकरवाल है, गड्डी, भूटिया, ये चरागाह के रूप में पशुचारण वहाँ पर करवाते हैं। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिण ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मांस व लाइकेन पाई जाती है। पर्वतीय जो दक्षिणी पर्वतीय वन है, तो दक्षिणी पर्वतीय वन प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं, पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी। देखिए पर्वतीय वन की जब हम बात कर रहे हैं ना दोस्तों, तो पर्वतीय वन एक तो आपका हो गया उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, जो पूरा उत्तर जहाँ हिमालय विस्तारित है वहाँ के वन। अब हम बात कर रहे हैं जो हमारा दक्षिण का पठार है, यहाँ पर भी कुछ ऊंचे ऊंचे पर्वत है, तो वहाँ जो वनस्पति पाई जा रही है हम उसको बोल रहे हैं दक्षिणी पर्वतीय वन। क्लियर हो गया? क्योंकि देखिए इसमें आप पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय के 3 भागों में वन मिलते हैं, पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। तो ये तीनों आपको कहाँ मिलेगा? ये दक्षिण की तरफ मिलेगा, यानी जो प्रायद्वीपीय पठार है हमारा वहाँ देखने को मिलेगा। तो वहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, जिनकी ऊंचाई लगभग 1500 से लेकर 2000 के से ऊपर है। तो वहाँ पर इस प्रकार के वन है, तो हम उसको पर्वतीय वन में ही शामिल करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर ही है, इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंध और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंध प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांत, ठीक है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांत पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति विशेषकर देखने को मिलती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंध वनों में सोलास के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ जो वन मिलते हैं वो 16 प्रकार के वन मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक वाला जो रीजन है, पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति विशेषकर पाई जाती है। नीलगिरी की पहाड़ी आप दक्षिण में देखेंगे, अन्नामलाई की पहाड़ी दक्षिण में है, पालनी की पहाड़ी दक्षिण में है। तो यहाँ पर इस प्रकार के 16 प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में मैग्नोलिया, लैरेल, ठीक है, सिनकोना और अन्य प्रकार की वनस्पति यहाँ देखने को मिलती है। तो हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग पैटर्न पर अलग अलग वनस्पति का आवरण हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, फिर हम बात करें वेलांचली व अनुप वन क्या होते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र व अनुप आवास पाए जाते हैं। इनमें 70% भाग पर चावल की खेती होती है, ठीक है, जहाँ पर वर्षा का जल हमें देखने को मिलता है वहाँ पर 70% भाग पर चावल की खेती होती है। भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र है। ओडिशा में चिल्का और भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है और इन्हें रामसर अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जल कुक्कुट आवास माना गया है। हमारे देश की आर्द्र भूमि को 8 वर्गों में रखा गया है, जो इस प्रकार है। दक्षिण में दक्कन के पठार, जलाशय और दक्षिणी पश्चिमी तटीय क्षेत्र की लैगून व अन्य आर्द्र भूमि, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान, गुजरात और कच्छ खारे जल वाली भूमि थर्ड है। गुजरात, राजस्थान से पूर्व केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश की ताज़ा जल वाली झीलें व जलाशय। भारत की पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्र भूमि व लैगून यानी चिल्का झील। गंगा के मैदान में ताज़ा जल वाले कच्छ क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान व उत्तरी पूर्वी भारत में हिमालय गिरिपथ, कच्छ वनूप क्षेत्र। कश्मीर और लद्दाख के पर्वतीय झील और नदियाँ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीपीय चापों पर मैंग्रोव वन और दूसरे आर्द्र क्षेत्र स्थित है। मैंग्रोव लवण कच्छ ज्वारी, सकरी, खाड़ी, पंक मैदानों व ज्वारनद मुख के तटीय क्षेत्रों पर उगते हैं। तो जो ज्वारी वन है वो कहाँ, जो डेल्टाई क्षेत्र है या वह क्षेत्र जो कि
आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र है वहाँ पर अधिक देखने को मिलता है। जो मैंने अभी आपको 8 आर्द्र भूमि बताई है, तो इस क्षेत्र में आपको वेलांचली या अनु प्रकार के वन या मैग्रोव फॉरेस्ट आपको डेल्टाई क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। बंदे जल व ज्वारी प्रवाह की सक्रिय खाड़ियों में आड़े तिरछे ये वन विभिन्न किस्म के पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ दी जो वन है ये हमारे जो ज्वार भाटा आता है उसको रोकने में सहायक होते हैं। जो पशु पक्षी हैं उनके आश्रय स्थल के रूप में होते हैं। तो इस प्रकार के वन आपको मोस्टली आर्द्र भूमि के आसपास, आर्द्र भूमि के रीजन में देखने को मिलते हैं, या फिर जो डेल्टाई क्षेत्र है हमारा वहाँ देखने को आपको मिलते हैं ये वन। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में मैंग्रोव वन 6,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह व पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक विकसित है। ठीक है, तो मैंग्रोव वन का जो क्षेत्र है वो लगभग 7,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, जो विश्व। नेक्स्ट, भारत में मैंग्रोव वन 6,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह व पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक विकसित है। ठीक है, तो मैंग्रोव वन का जो क्षेत्र है वो लगभग 7,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% भाग है। ये कहाँ देखने को मिलते हैं मैंग्रोव वन? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का वाला रीजन है, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन वाला डेल्टा रीजन है। इसके अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी का जो डेल्टाई भाग है वहाँ पर आपको मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं। इन वनों में बढ़ते अतिक्रमण के कारण इनका संरक्षण अब आवश्यक हो गया है। तो वेलांचली प्रकार के या अनु प्रकार के जो वन है वो मोस्टली आर्द्र जो आवास होते हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। जो आर्द्र भूमि होती है वहाँ हमें देखने को मिलते हैं। तो आर्द्र भूमि की हमने चर्चा की कि आर्द्र भूमि कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पर इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। और मैंग्रोव वनस्पति मोस्टली जो डेल्टाई भाग है, ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी का डेल्टाई क्षेत्र है, वहाँ पर इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। या फिर आप नर्मदा ताप्ती नदी का जो मुहाना है वहाँ पर इस प्रकार के ज्वारीय वन या डेल्टाई वन या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो भारत में वनों के प्रकार है उस पर हमारी चर्चा हो चुकी है। 6 प्रकार के वनों पर हमने चर्चा की कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ठीक है, फिर हमने बात की कि पर्वतीय वन होते हैं। उसके बाद हमारी चर्चा हुई कि वेलांचली और अनूप वन। तो इस प्रकार से हमारे कुल जो हमारी चर्चा हुई है वो हमने जो हमारे प्रकार के वन हैं उन पर हमारी चर्चा हो चुकी। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे भारत में वन का जो आवरण है, और भारत में वन के आवरण के पश्चात फिर हम चर्चा करेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि वन्य प्राणी संरक्षण जो कि कहाँ निवास करते हैं, जंगलों में निवास करते हैं, वनों में निवास करते हैं। तो उसकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में, हमारी उस पर चर्चा रहेगी और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी हम देखेंगे। तो इस सेशन में हमने पढ़ लिया कि हमारे वनों के प्रकार कौन कौन से हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम चर्चा अन्य जो फैक्ट्स हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।